गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू फिलॉसफी क्लास। आज मैं पाश्चात्य दर्शन के अंतर्गत ज्ञान मीमांसा के रूप में प्रत्ययवाद की समीक्षा करूंगी। हमारे पाश्चात्य दर्शन में सोर्सेस ऑफ नॉलेज, जिसको ज्ञान का साधन कहते हैं, उसमें उसको 3 कैटेगराइज किया गया है, जिसमें पहला है बुद्धिवाद, दूसरा है अनुभववाद और तीसरा है समीक्षावाद, जिसमें अनुभववाद और बुद्धिवाद दोनों का समन्वय हुआ है। आज हम ज्ञान मीमांसा के रूप में प्रत्ययवाद की समीक्षा करेंगे। ज्ञान मीमांसा सोर्सेस ऑफ नॉलेज को कहते हैं और प्रत्ययवाद कहते हैं जहाँ आइडिया, बुद्धि, चेतना को ही सोर्स ऑफ नॉलेज के रूप में स्थापित किया गया है। तो हम देखेंगे कि किस प्रकार दार्शनिकों ने अपना विचार रखा है और उसका विस्तार दिया है और अन्य दार्शनिकों ने उसका खंडन किया है। तो ज्ञान मीमांसा के रूप में प्रत्ययवाद की हम व्याख्या करेंगे। इसमें हम देखेंगे कि जो प्रत्ययवाद हैं यानी आइडियाज, इसको आइडियलिज्म भी कहते हैं, स्पिरिचुअलिज्म भी कहते हैं। ये प्रत्ययवाद के 2 रूप है, एक है तत्व मीमांसा और एक है ज्ञान मीमांसा। यहाँ ये दोनों अलग अलग चीज है। तत्व मीमांसा में मौलिक सत्ता के रूप में चेतना, मन, प्रत्यय को माना गया या बुद्धि। तत्व मीमांसा के रूप में उसका मौलिक सत्ता जो है या तो मन है या चेतना है या बुद्धि है या प्रत्यय है। ज्ञान मीमांसा में ज्ञेय पदार्थ यानी जिसको हम ज्ञान प्राप्त करते, जो ज्ञान, जो ऑब्जेक्ट है जिसके विषय में हमें ज्ञान प्राप्त करना है, उसकी स्थिति ज्ञाता से स्वतंत्र नहीं है बल्कि ज्ञाता के अस्तित्व पर निर्भर। मतलब जो वस्तु का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं वो जो ज्ञाता है, जो ज्ञान प्राप्त करने वाला है, उससे उस वस्तु की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। यानी वो वस्तु ज्ञात अपना अस्तित्व के लिए ज्ञाता पर निर्भर है। तत्व मीमांसा प्रत्ययवाद का विरोधी सिद्धांत भौतिकवाद है। देखिए, हमारे ज्ञान के 2 स्रोत, 2 पोर्शस हैं जिस प्रत्ययवाद के। एक है तत्व मीमांसा प्रत्ययवाद और एक है ज्ञान मीमांसा प्रत्ययवाद। तत्व मीमांसा प्रत्ययवाद के अंतर्गत मूल तत्व के रूप में चेतना, मन, बुद्धि माना गया है और ज्ञान मीमांसा प्रत्ययवाद के अंतर्गत इसी को, मन, चेतना, बुद्धि को ही ज्ञान का स्रोत भी माना गया है। तो यहाँ जो प्रत्ययवाद है तत्व मीमांसा में, उसका विरोधी सिद्धांत भौतिकवाद है, भौतिक, जबकि ज्ञान मीमांसा का प्रत्ययवाद वास्तववाद है। अब हम देखेंगे कि भौतिकवाद होता क्या है। तत्व मीमांसा के दृष्टि से प्रत्ययवाद के अनुसार मूल तत्व जो होता है मन, बुद्धि, चेतना है, जबकि भौतिकवाद के अनुसार तत्व मीमांसा के दृष्टि से मूल भौतिक तत्व यानी जड़ ही मूल तत्व है। और ज्ञान मीमांसा के अनुसार, ज्ञान मीमांसा प्रत्ययवाद के अनुसार हमारा प्रत्यय ही सब कुछ है और प्रत्यय ही मूल सत्ता है, प्रत्यय ही सब कुछ है। लेकिन और वस्तु अपना अस्तित्व के लिए ज्ञाता पर निर्भर करता है, जबकि वास्तववाद के अनुसार जो भी वस्तु रहती है वो ज्ञाता रहे या ना रहे उसकी सत्ता रहेगी। इसीलिए इसे वास्तववाद कहा गया है। वास्तववाद के अनुसार ज्ञेय पदार्थ, ज्ञेय मतलब जो वस्तु का हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसकी स्थिति ज्ञाता से स्वतंत्र है। अब यह प्रश्न उठता है कि ये 2 विरोधी सिद्धांत को किस प्रकार से संबंध स्थापित किया जा सकता है। क्या ये दोनों क्या एक को मानने से दूसरा मानना अनिवार्य है? क्या दोनों में परस्पर संबंध है? उत्तर है, जो ज्ञान मीमांसी प्रत्ययवाद में विश्वास करते हैं उसको तत्व मीमांसी प्रत्ययवाद को स्वीकार करना अनिवार्य है। जो ज्ञान मीमांसा में प्रत्ययवाद को मानेंगे उसको तत्व में भी प्रत्ययवाद मानना पड़ेगा। लेकिन जो पहले ही तत्व में प्रत्ययवाद माने हैं उसके लिए जरूरी नहीं है कि ज्ञान मीमांसा में भी प्रत्ययवाद को मानेंगे। उदाहरण स्वरूप पाश्चात्य विचारक प्लेटो और भारतीय दार्शनिक शंकराचार्य, इन दोनों ही
दोनों दार्शनिक प्रत्ययवादी है, परंतु ज्ञान मीमांसा के में ये वास्तववादी है, यानी ज्ञाता को उससे स्वतंत्र मानते हैं, वस्तुओं को ज्ञाता से स्वतंत्र मानते हैं। पाश्चात्य अनुभववादी विचारक वार्कले ज्ञान मीमांसी प्रत्ययवाद को सबसे पहले अपनाए, जिसके कारण तत्व मीमांसा में उनको प्रत्ययवाद का सिद्धांत देना पड़ा और इसी के लिए वो ऐसा मानने के लिए बाध्य हो गए। सबसे पहले आपने ज्ञान मीमांसा के स्रोत में प्रत्ययवाद को मान लिया तो ऑटोमेटिकली आपको तत्व की मीमांसा की दृष्टिकोण से भी आपको प्रत्ययवाद को मानना पड़ेगा और इस संबंध में आप एक स्वतंत्र विचार नहीं दे सकते हैं, जिसका कि दार्शनिकों ने हम देखे हैं स्पष्ट रूप से यहाँ पर कहा है। अब यहाँ पर क्या, जो व्यक्ति यह मानेगा कि वस्तु का अस्तित्व, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका अस्तित्व ज्ञाता पर ही निर्भर करता है, ज्ञाता से स्वतंत्र उसकी सत्ता नहीं है, तो ये हो गया प्रत्ययवादी। जो यह मानेगा कि वस्तु का अस्तित्व ज्ञाता से स्वतंत्र है, ज्ञाता देखे या ना देखे वस्तु स्वतंत्र रूप में विद्यमान है, तो वो हो गया वास्तववादी। लेकिन पाश्चात्य विचारक अनुभववादी वार्कले के अनुसार उनका कहना है कि ऑल द ऑब्जेक्ट्स इन द वर्ल्ड आर एक्सेप्टिव परसीपी, मतलब सभी प्रत्यय है, प्रत्यय के अतिरिक्त कोई सत्ता ही नहीं है। ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर जस्ट लाइक आइडियाज, आइडिया से स्वतंत्र वस्तु का अस्तित्व नहीं है। ज्ञान मीमांसी प्रत्ययवाद के समर्थन में तर्क, ज्ञान मीमांसा जो प्रत्ययवादी मानते हैं वो क्या क्या समर्थन में तर्क देते हैं। वस्तु का अस्तित्व ज्ञाता से स्वतंत्र नहीं है, वस्तु जो भी है वो ज्ञाता से स्वतंत्र नहीं है, यानी ज्ञाता मतलब जो ज्ञान प्राप्त करने वाला है। उनका कहना है रस रूप गंध स्पर्श जितने भी हमारे 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, इसमें जो ये डाटा को इकट्ठा करते हैं उसके अतिरिक्त वस्तु का कोई अस्तित्व नहीं है। ये सभी गुणों का सम्मिश्रण है, वस्तु संवेदनाओं का समूह मात्र है। ऑल द ऑब्जेक्ट्स आर द कलेक्शन ऑफ सेंस डाटास, नथिंग एल्स। ऑब्जेक्ट आर नथिंग बस द कलेक्शन ऑफ डाटास। तो संवेदनाएं ज्ञात प्रत्यय के रूप में होती है, वस्तु ज्ञाता के मन का प्रत्यय है और वार्कले ने इसे इसिप्ट परसीपी कहा है। प्रत्ययवादी के अनुसार वस्तु के सभी संबंध आंतरिक होते हैं और यहाँ पर नहीं कहा, यहाँ ऐसा नहीं मानने से अनवस्था दोष उत्पन्न हो जाएगा। उनका कहना है कि सभी वस्तु और प्रत्यय के बीच आंतरिक संबंध है, एक्सटर्नल रिलेशन नहीं है। आप ऐसा नहीं मानेंगे तो आप में अनवस्था दोष हो जाएगा। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किस प्रकार बार्कले ने एसिप्टी परसीपी का सिद्धांत दिया है, यानी ज्ञाता ज्ञेय पदार्थ अपने अस्तित्व के लिए ज्ञाता पर निर्भर है, ज्ञाता से स्वतंत्र उसकी सत्ता नहीं है। अनुभववाद की सापेक्षता, ज्ञान अनुभववाद जो वस्तु के सापेक्षवाद को मानता है, यहाँ से भी ज्ञान मीमांसा सिद्ध होती है। जैसे कोई भी वस्तु किसी को कम गर्म, किसी को अधिक गर्म, कोई भी चीज़ को किसी को अधिक तेज सुनाई देती है, किसी को कम सुनाई देती है। हर व्यक्ति इंडिविजुअल है और सबके अनुभव का तरीका अलग अलग है। ये सापेक्षता होती है, ये रिलेटिविटी शो करता है। जैसे मान लिया जाए कि हम किसी भी चीज़ की व्याख्या करते हैं या सुनते हैं और देखते हैं, तो हमारा पर्सपेक्टिव देखने सुनने समझने का और डाटा इकट्ठा करने का दूसरों से भिन्न है। ये प्रत्ययवादी मानते हैं। कोई भी वस्तु का अस्तित्व व्यक्ति टू व्यक्ति उसमें डिफर करता है। अस्तित्व अनुभवजन्य होता है और सब कुछ हमारी चेतना पर निर्भर करता है। चेतना से स्वतंत्र वस्तु का अस्तित्व नहीं होता है। भारतीय दर्शन में योगाचार विज्ञानवादियों के अनुसार वस्तु को यदि ज्ञाता से स्वतंत्र माना जाए तो हम उसकी व्याख्या ही नहीं कर पाएंगे। उनका कहना है कि सब ज्ञाता पर ही निर्भर करता है। उनके अनुसार वस्तु या तो निरावयव परमाणु के रूप में है या सावयव है। यदि निरावयव है तो उसका प्रत्यक्ष संभव ही नहीं है, क्योंकि छोटे छोटे अणु एटम्स को हम प्रत्यक्षीकरण कर नहीं सकते हैं। ये बहुत ही सूक्ष्म होता है। और यदि सावयव है तो उसका ज्ञान हमें तभी होगा जब ही सभी अवयवों के छोटे छोटे जो पार्ट्स का हम प्रत्यक्षीकरण कर लें,
यदि वो सावयव है तो उसमें कई सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं जिसको हम इकट्ठा करेंगे तभी उसका प्रत्यक्षीकरण होगा, तभी हमें ज्ञान प्राप्त होगा। पर ऐसा संभव नहीं होता है वास्तव में। अतः यहाँ पे होगा अतः, ये होगा, दिस इज रॉन्ग, अतः 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 यह कहा जा सकता है कि वस्तु ज्ञाता से स्वतंत्र नहीं है। वस्तु अपना अस्तित्व के लिए ज्ञाता पर निर्भर करता है, यानी ज्ञाता से स्वतंत्र उसकी सत्ता नहीं है। उपयुक्त सिद्धांत के विरुद्ध शंकर, मूर, पैरी आदि ने कटु आलोचना की है, जो इस प्रकार है। ज्ञात होना और अस्तित्ववान होना ये दोनों दो चीजें हैं, परंतु प्रत्यवादियों ने इसे एक बना दिया। कोई भी चीज को हम ज्ञान प्राप्त करते हैं, उसका अस्तित्व है, उसकी सत्ता है, लेकिन ये जो प्रत्ययवादी है दोनों को मर्ज करके एक कर दिए हैं। ये एक कर दिए हैं जो कि भारी भूल है। वस्तु ज्ञात होती है और ज्ञाता से संबंधित होकर ज्ञात होती है, ज्ञाता से संबंधित होकर होती है, परंतु इससे यह निष्कर्ष नहीं निकलता कि वस्तु का अस्तित्व तभी रहेगा जब ज्ञाता की प्रॉपर्टी हो। ज्ञाता देखेंगे, ज्ञाता नहीं देखे तो वस्तु का अस्तित्व नहीं, ज्ञाता देखे या ना देखे वस्तु का अस्तित्व रहेगा। इसीलिए इन दोनों को एक कर देने से यह सिद्धांत में दोष आ गया और पैरी ने इसे अहम केंद्रित विषम्यावस्था का दोष कहा है। पैरी ने कहा इस सिद्धांत में आदि विधेय दोष है। किसी भी वस्तु का प्रथम परिचय में जो गुण ज्ञान हमें होता है उसी को सार तत्व मान लेना एक भारी भूल है। जैसे जब हम कोई व्यक्ति हमें मिलता है तो उसके कुछ गुण को हम देखते हैं और कहते हैं यही इसका एसेंस है, दैट इज रॉन्ग। व्यक्ति और वस्तु में बहुत सारी चीज़ें बदलती है और एक प्रथम फेज में ही उससे सामने हो जाने से उसका मूल तत्व मान लेना वो गलत है। यही बात प्रत्ययवादी पर भी लागू होता है, जिसके कारण इनके दर्शन में इतना अधिक दोष है। प्रत्ययवादी यह सिद्धांत में अन्वय विधि पर आधारित है। अन्वय विधि के अनुसार हम केवल संभाव्य ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। अन्वय विधि में क्या होता है, हम कोई भी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं, हम कोई वस्तु का ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसमें केवल संभाव्य ज्ञान होती है, निश्चित ज्ञान नहीं। और अगर निश्चित निष्कर्ष नहीं निकलेगा, निश्चित निष्कर्ष सत्यता इस निष्कर्ष में होती है कि अन्वय के साथ साथ व्यतिरेक हो, यानी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होगा, तभी हमें किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो सकता है, अन्यथा सही से उस वस्तु के बारे में हम नहीं जान पाएंगे। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार मूर ने विश्लेषणात्मक पद्धति को अपनाकर प्रत्ययवाद का खंडन किया। विश्व में सबसे पहला जो प्रत्ययवाद का बृहत रूप में मूर ने जो वार्कले ने जो सिद्धांत एसेप्टी परसिपी का दिया, उससे उस सिद्धांत की सबसे बृहत रूप में खंडन मूर ने किया। G.E. मूर, वेस्टर्न फिलॉसफर, इन्होंने कहा कि उनके सिद्धांत को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला, या तो उद्देश्य और विधेय दोनों तदात्म है। दूसरा, विधेय उद्देश्य की गुणवाचकता का अंश है। या तीसरा, जहां जहां उद्देश्य है वहां वहां विधेय है। यानी इस सिद्धांत और इसमें उन्होंने कहा कि वस्तुओं के बीच आंतरिक संबंध है मात्र, वार्कले ने कहा, उसका मूर ने खंडन किया। अब हम देखेंगे जहां उद्देश्य और विधेय में तदांत में है, तो हम गणित में या लॉजिक में ये पढ़ते हैं पी वियोजन, हम ये टोटोलॉजी पढ़ते हैं, पी वेल पी डॉट पी वेल पी। इसमें कुछ भी नया साबित नहीं होता है, उसी चीज़ों को साबित किया जाता है जो पहले से मान लिया गया है। तो या तो उद्देश्य और विधेय दोनों में तदात्म संबंध है, यानी सेम चीज, राम है। और फिर हम जब कहते हैं कि उद्देश्य विधेय की गुणवाचकता है, राम एक लड़का है तो लड़का ऑलरेडी राम है, कोई नया ज्ञान नहीं देता है।
तो जब हम कहते हैं कि वो फूल लाल है तो उसमें लाल एक नया गुण हम बतलाते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों में अनिवार्य संबंध हो गया, तो विधेय उद्देश्य के बारे में कोई नवीन ज्ञान नहीं दिया, ये मात्र टोटोलॉजी हुआ। तीसरा उन्होंने कहा कि जहाँ जहाँ उद्देश्य रहेगा वहाँ वहाँ विधेय रहेगा, जिसके कारण वो भी फिर उसी बात को रिपीट किया गया है, उसमें कोई भी नवीन ज्ञान नहीं दिया गया है। तो यहाँ ये सिद्ध होता है जो वार्कले महोदय ने कहा था कि वस्तुओं के बीच आंतरिक संबंध होती है, वो बिल्कुल ही गलत है। और मूर ने आगे जो तर्क दिया है उसमें एक बहुत बड़ा वैचारिक जगत में परिवर्तन आया है, जो कि वार्कले के सिद्धांत का उन्होंने खंडन किया। उन्होंने जब कॉमन सेंस का सिद्धांत दिया और कहा कि वस्तुओं के बीच बाह्य संबंध होता है, तो वहाँ वो पूरा खचाखच भरे एक ऑडिटोरियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा था और उसमें उन्होंने तर्क दिया, अपना दायां हाथ पटका, फिर बायां पैर पटका, दोनों पैर को पटका, दोनों हाथ ऊपर किया और कहा कि मैं पटक रहा हूँ, इसीलिए आवाज आ रही है, ये वस्तु के बीच आंतरिक संबंध नहीं है, ये मेरा दाहिना हाथ है, ये मेरा बायां हाथ है। और इस प्रकार ये वस्तुओं के बीच वो आंतरिक संबंध होता है, उसका खंडन कर यह साबित किया कि वस्तुओं के बीच बाह्य संबंध होता है। ये देखिए यहाँ दिया, ये मेरे 2 हाथ हैं, 2 पैर हैं, फर्श पर मैं पटकता हूँ, यह आवाज होता है, इसीलिए सभी चीजें स्वतंत्र है। इस सिद्धांत में सर्वाहंग मतलब मूर ये कहना चाहते हैं कि वार्कले के सिद्धांत में सर्वाहंगवाद का दोष है, क्योंकि हम जानते हैं कि वस्तु का अस्तित्व ज्ञाता से स्वतंत्र है, वस्तुओं के बीच बाह्य संबंध होता है, और इस आधार पर मूर ने वार्कले के सिद्धांत का खंडन किया है। वस्तु का अस्तित्व ज्ञाता से स्वतंत्र है। जब हम अपनी आंखें खोलते हैं, उन्होंने यह भी तर्क दिया आगे के दार्शनिक, जब हम अपनी आंख खोलते हैं, हम चाहें या ना चाहें, वस्तु हमारे सामने है, उसको हम देख ही लेते हैं। तो वस्तु हमारे चाहने या ना चाहने से वो हमारे, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि जो सिद्धांत दार्शनिकों ने दिया है उसमें बहुत अधिक दोष है, बहुत अधिक दोष है। और इसमें इतनी दोष है कि उसको जो बाह्य संबंध के आधार पर उन्होंने दोष दिया, भले एक आधार दिया है तर्क का, लेकिन उस सिद्धांत को पूरी तरह स्वीकार करना संभव नहीं है। इस प्रकार हमने देखा है कि ज्ञान मीमांसा में प्रत्ययवाद का जो सिद्धांत दिया गया है उसका अन्य दार्शनिकों ने किस प्रकार आलोचना की है। अब हम अगली कक्षा में दूसरे विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।